बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज हमने कैप्टन अदीबुज़्ज़मान सफ़ी साहब को इसलिए दावत दी है कि आज हम बात करेंगे पाक चीन बहरी ताउन, उसके माजी, हाल और मुस्तकबिल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि पाक चीन दोस्ती का आगाज अर्ली 60s के अंदर हुआ। पहले चाइना और इंडिया बहुत करीब थे। आपने अगर पढ़ा होगा, देखा होगा, अगर आप पुरानी फिल्में, तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगते रहे। लेकिन फिर इंडिया ने चीन की उस शराफत का गलत फायदा उठाया, सिक्किम के ऊपर कब्जा कर लिया और एलएसी का फिर मामला जब बढ़ने लगा, चाइना ने इशारे किए कि भाई हम आपके साथ अच्छा ताल्लुक चाहते हैं। लेकिन इंडिया ने उसको ना समझा और फिर 62 के अंदर चाइना को सजा देनी पड़ी इंडिया को, और अच्छी खासी सजा दी कि इंडियन तारीख में इतनी बड़ी ह्यूमिलेशन जो है वो आपको नहीं नजर आएगी। यही दौर था जब चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए हैं। KKH पाक चीन दोस्ती का एक अजीमुशान जो है एक मंसूबा था जो अभी तक कायम है। और आप में से जो लोग गिलगित बल्तिस्तान गए हुए हैं, उन्होंने यकीनन KKH के ऊपर सफर किया होगा कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट वो सड़क है। रिसेंटली हमने ये देखा, कोल्ड वॉर के अंदर पाकिस्तान और चाइना जो हैं करीब आते गए। पाकिस्तान ही था जिसने निक्सन को की मुलाकात करवाई माओ से, जो चाइनीज लीडरशिप के साथ, और पाकिस्तान की PIA के अंदर ही निक्सन जो है वो मिलने के लिए चाइनीज लीडरशिप की तरफ गया। तो इस लिहाज से चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का एहतराम किया कि पाकिस्तान ने वो ब्रेक थ्रू दी जो नहीं हो रही थी। और आप जानते हैं कि अमेरिकन ताइवान को मानते थे, वो चाइना को नहीं मानते थे। लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से अमेरिका को भी वन चाइना पॉलिसी पे आना पड़ा। फिर हमने देखा कोल्ड वॉर जब वो खत्म होने वाली थी, अफगान जहाद खत्म होता है, पाकिस्तान पर प्रेस्टर अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, पाकिस्तान का असला रोक दिया जाता है। अब क्योंकि पाकिस्तान में वो इंटरेस्ट नहीं रहा, वो बॉर्डर पार इंडिया की तरफ हो गए। तो ऐसे में हम देखते हैं कि हमारा लॉन्ग टेस्टेड फ्रेंड जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा, वो चाइना हमारे साथ आता है, हमारी मदद करता है। और पाकिस्तान नेवी, खास तौर पे नेवी की डेवलपमेंट के अंदर पोस्ट कोल्ड वॉर जो है, इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जहाज पुराने थे, इन्होंने हमारे साथ मिलके जो है हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, जिसमें फ्रिगेट्स जो हैं, जिसमें तिगरल जो है, और एक और जो जहाज तैमूर जो है वो 2022 में हमारे फ्लीट में हुए। तुगरल खास तौर पे इंडिया उससे बड़ा खफा है और बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज हैं, मिसाइल्स हैं एयर टू, यानी कि जो सरफेस पे मार करने वाले, और एडवांस सेंसर्स हैं। इसी तरीके से चाइना हमें जो है UN क्लास जो है सबमरीन्स भी प्रोवाइड कर रहा है, जो 2028 तक तकरीबन 8 के करीब पाकिस्तान के फ्लीट में शामिल हो जाएंगी। इनमें से कुछ चाइना में शंघाई में बन रही है, कुछ पाकिस्तान में बन रही है। सबसे पहला सवाल ये है कि सिंपली सर, आसान लफ्जों में, पाकिस्तान चीन की जो बहरी दोस्ती है, बहरिया की दोस्ती है, सर उस पे आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। देखिए, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान और चाइनीज नेवी का जो इश्तराक है, ये थोड़ी देर से शुरू हुआ मेरी नज़र में। मैं अपना तज्जिया पेश करूं, क्योंकि मैंने 1965 में नेवी ज्वाइन की। तो उस वक्त जो जहाज़ों की कंपोजिशन थी वो ज़्यादातर आपको ब्रिटिश जहाज थे, और कुछ एक दो अमेरिकन जहाज थे जो आपको सेकंड हैंड वर्ल्ड वॉर 2 विंटेज के थे, जिनको आप ट्रेनिंग के तौर पे तो इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन कोई खातिर खा उनका वॉर रोल नजर नहीं आता था। लेकिन उस दौर के में गन्स और जो वेपन्स थे उन्हीं को इस्तेमाल करता। लेकिन अगर आप जोग्राफियाई जो हदूद देखें, पाकिस्तान के साथ चाइना का जो बॉर्डर लगता है और नेक्स्ट डोर नेबर है आपका, आपने सड़क का जिक्र किया, इसके साथ ये बड़ा कंपल्शन था। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन उस वक्त लेना चाहिए था कि वी गो इन एंड हैव स्ट्रेटेजिक अलायंस विद चाइना। लेकिन हमारे जो लीडरशिप है, बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप, उनका झुकाव वेस्टर्न वेपन्स की तरफ और वेस्टर्न जो आपके इदारे थे ज़्यादा था। ये नज़र में एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन 60s, अगर आप सही तरीके से चाइना के साथ इंगेज करते, बोथ आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों में, तो आपको बहुत उसके दूर
नताइज बरामद होते, और बहुत मुमकिन था कि जो इंडिया ने रशिया के साथ मिलके 71 वॉर में डिफेंस पैक्ट किया, उसके असरात बड़े हद तक हम उनकी नफी कर सकते थे अगर आपके भी उसी तरीके से पैक्ट होता चाइना के साथ। तो मैं ये समझता हूँ ये बैकग्राउंड बताना जरूरी था। लेकिन जब जूं जूं हम आगे बढ़े और लीडरशिप ने ये रियलाइज किया, खास तौर पर ये 71 वॉर के बाद, ये बहुत नुमाया चीज सामने आई कि आपको जो वेपन सिस्टम चाहिए फॉर योर मिशन मैरीटाइम डिफेंस के लिए, वो आपको वेस्ट की तरफ से नहीं मिलेंगे। जो भी उनको उन्होंने दिए वो एक टोकन के तौर पे होते थे, एंड यू ऑलवेज मच शॉर्ट ऑफ योर रिक्वायरमेंट। तो फिर डिसीजन ये हुआ कि भाई चाइनीज को आप इंगेज करें, एंड आई एम वन ऑफ दोज कैप जिनको चाइनीज गन बोट उस वक्त आई। इमीडिएटली आफ्टर वॉर आई वॉज इन एज ए लेफ्टिनेंट, मुझे कमांड मिली उसकी। तो ये एकदम से एक आस्ते आस्ते चेंज आना शुरू हुआ। कुछ सरफेसेस छोटे थे, फिर बड़े बड़े शिप आने शुरू हुए। बट मेन चीज यही थी जिसका आपने नाम लिया, तैमूर एंड तोगरल, और ये जो फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स अब आने शुरू हुए, ये मैं समझता हूँ कि दे आर 10 years बिट टू लेट। अगर 10 साल पहले आपके पास ये आने शुरू होते तो आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती। लेकिन मैं जब पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा, अभी भी कहता हूँ कि हमारे जो नेवल लीडरशिप थी, उनके लिमिटेड जो रिसोर्सेज उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिलते थे, उसके अंदर रहते हुए जो बेस्ट वेपन सिस्टम अवेलेबल होता था उसका उन्होंने इंतखाब किया, ताकि आपकी मैरीटाइम डिफेंसेस जो है वो कायम रहे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अभी जो आपके पास पोजीशन आई है, बोथ इन टर्म्स ऑफ सरफेस शिप्स, इन टर्म्स ऑफ सबमरीन्स जो भी जिसका आपने जिक्र किया, और एविएशन का भी, तो ये तीन मल्टी डायमेंशनल फोर्स बन के रह गई है। और हमारे पास अब सही मानों में चाइनीज नेवी के साथ एक बहुत ही करीबी रिश्ता कायम किया जा सकता है। मेरे हिसाब से अभी भी उसमें गुंजाइश है। वी शुड बी मोर क्लोजर, वी शुड बी लुकिंग एट देम एज ए नेशनल इंटरेस्ट। आपके लिए बहुत ही जरूरी है अपने मैरीटाइम डिफेंस को स्ट्रांग करने के लिए, साथ में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि आपका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको और वेसल चाहिए। तो इस उसमें बड़ी मादनियात हैं, ऑफशोर ऑयल का भी जिक्र है। तो इसलिए जरूरी है कि आप चाइना के साथ बिल्कुल यकजा होकर एक यूनिफाइड पॉलिसी के तहत उनके साथ काम करें, ताकि आपके मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन मिल सके। सर 2005 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के अंदर एक वर्कशॉप हुई थी, जिसमें हमारे फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थे। उन्होंने हमें बताया था उस जमाने में कि चाइना 2005 के अंदर ब्लू वाटर नेवी नहीं था। चाइना ने भी सर एकदम जो है उड़ान भरी, और उसके बाद जब भरी तो 2014 से हम चाइना के साथ सी गार्डियन नाम की एक्सरसाइज कर रहे हैं। कभी हम चाइना सी के अंदर करते हैं, कभी अरेबियन सी के अंदर। और खास तौर पे मैं एक इंडियन सर पढ़ रहा था एनालिसिस एक राइटर का, तो वो काफी परेशान था 2022 की जो अरेबियन सी के अंदर हुई थी। उसने कहा कि चाइनीज एक्सपर्ट्स और का पाकिस्तानी जहाज़ों पे होना, और ख़ास तौर पे जो एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और फायरिंग को ऑब्जर्व करना, वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सर एक पैगाम था, और इंडिया उससे काफी डर रहा था। सर आप क्या समझते हैं कि हमारी जब भी बात हुई, आपने कहा कि पाकिस्तान सी डिनाइल की तरफ है, यानी कि हमारी कैपेबिलिटी हम सी डिनाइल कर सकते हैं, जबकि इंडियंस अब ये कहने शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान सी डिनाइल से भी आगे पहुंच चुका है, बल्कि अब वो अपनी प्रेजेंस चाहता है आईओआर के अंदर। और इस आईओआर के अंदर जो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर जो इसकी प्रेजेंस है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह चाइनीज नेवी के साथ कॉपरेशन है। पाकिस्तान नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा मिसाइल एज, बड़ी रूडिमेंट्री मिसाइल जो इनिशियल जिसको सरफेस उनकी जो मिसाइल बोटें थी, उनके जरिए पाकिस्तान नेवी ने मिसाइल एज में कदम रखा। ऑल्दो एयर लॉन्च मिसाइल सीकिंग हेलीकॉप्टर का मैं पिछली दफा जिक्र कर चुका हूँ, जिसमें मैं इन्वॉल्व था। एक्सरसाइज फायरिंग करके हमने मिसाइल एज में दाखिल कर हो गए थे। लेकिन जो सरफेस शिफ्ट से मिसाइल का जो सही मानों में आपको कैपेबिलिटी मिली, वो चाइनीज जब क्लास आपके पास बोट्स आई जिन पे आपने फायरिंग की और आप मिसाइल एज में आ गए। अब आहिस्ता आहिस्ता
जो टेक्नोलॉजी थी चाइनीज की, जैसे आपने कहा चाइनीज ने उड़ान भरी, चाइनीज टेक्नोलॉजी वाज एज लुक्ड अपॉन एज अ सेकंड रेट सिटीजन या सेकंड ग्रेड टेक्नोलॉजी थी। लेकिन बड़ी तेजी के साथ चाइना ने अपनी इन खामियों को, इन वीकनेसेस को दूर किया, और मेटलर्जी में भी और वेपन सिस्टम में भी, और यहाँ तक है कि उनकी जो सबमरीन थी उनमें भी जो एयर प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया जिसके जरिए वो बैटरी चार्ज कर सकते, सारी चीज़ों को उन्होंने यकजा करने के बाद एक उस एज में दाखिल हो गए जहां पर उनकी टेक्नोलॉजी मैटर करती है। अब पाकिस्तान नेवी शुड बी वेरी हैप्पी कि उनके साथ ऐसा इश्तराक जारी है जहाँ सरफेस शिप्स भी बन के आए बड़े, एंड दे आर वेरी वेरी पावरफुल शिप्स जो चाइना ने दिए आपको, आपको फिर टर्की से भी मिले और बाकी सोर्सेज से भी आपने बनाए। तो नाउ एज सरफेस यूनिट जो है आपके पास बड़ी टेंशन पोटेंट वेपन सिस्टम के साथ हैं, और अपने मैरीटाइम डिफेंस को सही मानों में लुक अप कर सकते हैं। साथ साथ में जो आपकी एयर लॉन्च कैपेबिलिटी है वो भी आ रही है, और सब सरफेस कैपेबिलिटी जो है वो भी अभी आ रही है। और उसमें खास तौर पर जब से सबमरीन्स को आपने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दी है, तो आप ये बात बिल्कुल सही साबित होती है कि इंडियन ओशन रीजन जो है IOR जिसको इंडिया कह रहा है, with that capability you can have a second strike. Definitely it is more than sea denial. Sea denial was a term that was used as जो हम आप दरमियानी दर्जे की नेवी कह सकते हैं, जो आप अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। बट सर्टनली वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड, बट सर्टनली सी कंट्रोल नहीं कह सकते, क्योंकि सी कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है दैट हैज टू बी एसोसिएटेड विद एयरक्राफ्ट केयर एंड एग्रेसिव प्रोजेक्शन ऑफ पावर। हमारा वो कभी भी नजरिया नहीं है। हम अपने एरिया को सही तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बोथ बाय यूज ऑफ सबमरीन, सरफेस शिप्स, एंड हमारे जो शोर बेस्ड एयरक्राफ्ट हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वी आर सर्टनली बेटर देन सी डिनाइल। सर आप एविएटर भी रहे हैं नेवी में सर। J-10 जो है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर भी, जो चाइना से हमने रिसेंटली लिए हैं। आप क्या समझते हैं कि J-10 जो पाकिस्तान एयरफोर्स को मिले हैं उनके क्या असरात होंगे हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी में, क्योंकि बड़े वो कामयाब एंटी सबमरीन और जो शिप मिसाइल्स हैं उनसे लेस हैं, और इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए भी उनको खतरा कहा जा रहा है। तो आपका क्या आर्गुमेंट है? बिल्कुल, ये एयरफोर्स का मेरी जब मैं सर्विस में था उस वक्त भी एंटी शिप रोल एयरफोर्स का रहा है, और PAF वेस्ट मौरिकपुर से वहीं से उनको ये ऑपरेट करना था। फिर आपको पसनी है पर्वत हर जगह से ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली एंटी शिप मिसाइल पाकिस्तान नेवी ने उनको दिया था एयरफोर्स को टू बी यूज फॉर इन केस लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करनी है। लेकिन अब आपके पास मैरीटाइम जो रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है और जो जो एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम आपके पास मौजूद है, वो खुद इतने इफेक्टिव हो गए कि आपको उनका आपका इन्हिसार PAF पे कम हो गया है। दे आर सर्टनली देयर। ये J-10 की आपने बात की, इसमें भी एंटी सरफेस मिसाइल्स हैं, दे कैन बी यूज बोथ जो आपके लोकली मैन्युफैक्चर्ड है आपके अपने तैयार करदा, और बाहर से जो लिए हैं वो भी। बट देन आई पर्सनली फील एज एन एविएटर दैट वी हैव टू डिपेंड मोर ऑन आवर ओन कैपेबिलिटी अपने आप को, क्योंकि सरफेस शिप को अटैक करना जरूरी नहीं कि फाइटर एयरक्राफ्ट को, इट कैन बी यूज फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म। हेलीकॉप्टर से यूज कर सकते हैं, आपके पास रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है उन पे भी मिसाइल लगाया हुआ, उनसे आप कर सकते हैं। सो लॉन्ग रेंज आपको मिल जाती है एंड यू कैन डू दैट। यस, अगर जब आपके एयर स्ट्राइक आएगी उस वक्त के लिए यू नीड टू हैव एयरक्राफ्ट जो उनको फाइट करे और आपके एयर डिफेंस को मजबूत करे। जब मैं सर्विस में था मैं एयर चीफ को एक दफा मुलाकात में मैंने उनसे कहा था कि टाइम इज कमिंग व्हेन नेवल एयर कमांड शुड बी हैविंग ए कैपेबिलिटी ऑफ एयर डिफेंस। आपकी जो सीवर डिफेंस है, एयर अटैक्स वहां से जो आ रहे हैं, हमारे पास अपने जहाज होने चाहिए जो हम उसको टैकल कर सकें। सर लास्ट क्वेश्चन की तरफ आऊंगा, मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप पाक चीन कोऑपरेशन का, खासतौर पे नेवी की फील्ड पे? मेरी जो जाती राय है उसमें तो ये आंख बंद करके वी मस्ट बी विद जो
उनके अपने इंटरेस्ट इस एरिया में इंक्लूडिंग वाटर, उसको आप रिजुविनेट करें। और मैं समझता हूँ कि वी मस्ट गो टूवर्ड्स, आई मीन ये मेरी अपनी राय है, whether NH2 does it or not, we must move slowly and gradually towards a proper defense pact with China, ताकि आपकी नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको सही मानों में वो सहायता मिले, वो कुवत मिले, जिसके बुनियाद पर दूसरे आपके दुश्मन जो है वो आपकी तरफ देखते हुए जरा घबराए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। चाइनीज नेवी जिस तरीके से डेवलप कर रही है, जैसे कि पहले बताया कि 2005 के अंदर इनामुल हक साहब ने हमें बताया कि चाइनीज डोंट हैव ब्लू वाटर नेवी, और हमने देखा कि विद इन 20-25 ईयर्स आज चाइना की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी अपने वेसल्स के हिसाब से नेवी बन चुकी है। और दूसरे नंबर पे अमेरिका 800 प्लस जो इस वक्त शिप्स और दूसरे वेसल्स जो है वो चाइनीज नेवी के कंट्रोल में है। और एक और मैं आपको मजे की बात बताता चलूं कि आज एक मैं अखबार के अंदर मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि जितनी भी वॉर गेम्स हुई हैं उसके अंदर अमेरिकन इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि चाइना सी के अंदर वो हर सिनेरियो के अंदर मार खाते हैं चाइनीज से। तो ये चाइनीज किस तरीके से आ गया है? मेहनत थी, उन्होंने अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज थी उनको जो है पोटेंशियल एनर्जी बनाते हुए, उनको यूज करते हुए उन्होंने तरक्की की और आज उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि अमेरिका जो अपने आप को फंसा चुका है, हम कई दफा बात कर चुके थे उसी डाइट ट्रैप के अंदर, वो सबसे बड़ा खतरा चाइना से फील कर रहा है। और चाइना भी अपनी मेहनत और अपनी ताकत किसी और के बलबूते पे नहीं, अपनी मेहनत अपनी ताकत के बलबूते पे दुनिया की टॉप की पावर बन चुका है, नंबर 2 पावर है, और बहुत जल्द वो पहले नंबर पे आ जाएगी। पाकिस्तान के लिए सीखने के लिए बहुत मौके हैं चाइना से। और वो जो कहते हैं कि हिमालय से ऊंची समुंदर से गहरी, तो हमने ये देखा कि चाइना जहां पे, और टर्की को भी मैं कहूंगा इसमें नाम लूंगा, कि जहां चाइना शंघाई के अंदर हमारी सबमरीन्स बन रही है या हमारे जहाज बन रहे हैं, वहां पे वो हमें भी कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में बनाएं, और सबमरीन्स और ये जहाज पाकिस्तान में भी बनाए जा रहे हैं, उन पे काम हो रहा है। तो आगे बढ़ना है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें खुद पे इन्हिसार करना पड़ेगा। दोस्त एक हद तक चलते हैं, आगे हमें खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा, और इसमें कोई शक नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके इंटरनेशनल एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो एक नेवी ब्राउन वाटर से चली थी वो बहुत जल्द मुस्तकबिल करीब के अंदर इंशाअल्लाह ब्लू वाटर नेवी होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और सर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।